यदि मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने लिखूं, यदि मैं लिखूं A अनुपात B बराबर 5:6, B अनुपात C बराबर 3:2 और C अनुपात D बराबर मैं लिखूं दोस्तों 9:3। तो दोस्तों अब आपसे प्रश्न है कि आप A अनुपात D मुझे बताइए। तो आप इस अनुपात को किस किस तरह से कर सकते हो। नंबर 1 तरीका तो आप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका RK क्लासेस 24 में। दोस्तों आज फिर से मैं आपको प्रतिशत पढ़ाने वाला हूं। साथियों इससे पहले मैंने प्रतिशत पर कुछ वीडियो दिए हुए हैं, आशा करता हूं वीडियो आपने विजिट कर लिए होंगे। दोस्तों यदि आपने वीडियो अभी तक विजिट नहीं किए हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अथवा आप आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों हमारे कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आ जाने के बाद अपनी तैयारी को प्रारंभ करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए आप तब तक उनसे काफ़ी आगे जा चुके होंगे और जॉब आपको 100% मिलने वाली है। बस शर्त एक होगी कि आप हमारे साथ कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। जितनी भी वीडियो आपको मिल रही हैं उनको प्रॉपर वॉच करिए और दोस्तों अपना फीडबैक डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हो। दोस्तों कल हमने जहां से अपनी क्लास समाप्त की थी वहीं से आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। कल मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसी पर आधारित एक प्रश्न लेते हैं और धीरे धीरे अपनी क्लास को आगे बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों लास्ट में एक अलग ही लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप अंत तक क्लास में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो आइए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है, अगर किसी संख्या में 4300 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 714 सही 2/7% बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें एक प्रतिशत वैल्यू दी गई है, हमें दिया है 714 सही 2/7%। दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू किस प्रकार बना सकते हैं बताया हुआ है। यदि आपने वीडियो अभी तक विजिट नहीं करी है तो कृपया पहले आप इससे पिछला लेक्चर जो है उसे विजिट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों 700 प्लस 14 सही 2/7% से मिलकर बना हुआ है, तो हम इसे 700 प्लस के 14 सही 2/7% लिख सकते हैं। दोस्तों 700% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि 7/1 होगी, लेकिन आप 1 को लिखें अथवा ना लिखें इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। दोस्तों इन वैल्यू को आप याद कर लीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में आप दूसरे विद्यार्थियों से काफ़ी आगे निकल सको। दोस्तों यदि हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमें 7 प्राप्त होगा। 7 7 49 और 1 50, अर्थात 50/7 हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मिल चुकी है। अब हमारे प्रश्न में कुछ नहीं रखा, अब हम अपने आंसर तक पहुंचने वाले हैं। दोस्तों प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दिया गया है, अगर किसी संख्या में 4300 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 714 सही 2/7% बनता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस 7 में यदि मैं इसका 714 सही 2/7% जोड़ दूं तो मुझे 50 मिलेगा। लेकिन यदि हम देखते हैं कि हम कितना जोड़ रहे हैं तो दोस्तों हमने 43 जोड़ा है इसमें, तभी हमें इसका 714 सही 2/7% 50 मिला है। लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज बोल रही है कि हमें 4300 जोड़ना था, तो दोस्तों इसकी कंपेयर हम 4300 से करा लेते हैं। दोस्तों एक यूनिट 100 के बराबर होगी। मूल संख्या क्या है इसमें प्रश्न में हमारी 7 है, तो साथियों आप 7 की 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप समझ रहे होंगे कि 7 से हमने 100 की मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि एक यूनिट 100 के बराबर है और मूल संख्या 7 है, अर्थात यह संख्या भी 100 टाइम ज़्यादा होगी। तो दोस्तों 7 की 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर के रूप में 700 मिल जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बे में 20 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 57 सही 1/7% भरा हुआ है। ज्ञात कीजिए कि ट्रेन कितने यात्री ले जाएगी अगर ट्रेन का 20% हिस्सा सदैव ही खाली रहता है। तो दोस्तों
आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। दोस्तों मान के चलिए यहाँ मान लेते हैं कि एक ट्रेन का डब्बा है और इस डब्बे में दोस्तों इस तरह से 10 यात्री बैठ सकते हैं। तो प्रश्न कह रहा है यदि 10 यात्री इसमें बैठ सकते हैं तो 10 ही ये डब्बे होंगे। इस तरह से ट्रेन 10 डब्बों की होगी। और दोस्तों एक डब्बे का हमें दिया गया है, एक डब्बे में क्या दिया है कि 20 यात्रियों से भरा हुआ है डब्बा और अपनी क्षमता का 57.7% भरा हुआ है। तो इसी के जरिए हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों 1% वैल्यू दी गई है हमें 57.1% 57.1% हमें दिया गया है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई है 4/7 होती है। दोस्तों मान के चलिए कि इस डब्बे में टोटल 7 यात्रियों का डब्बा है, मतलब 7 यात्री बैठ सकते थे, लेकिन डब्बा अपनी क्षमता का 57.1% भरा हुआ है। अर्थात 7 का 57.1% 4, मतलब कि 7 में से 4 यात्री डब्बे में इस समय बैठे हुए हैं। लेकिन प्रश्न कह रहा है 4 यात्री नहीं, डब्बे में 20 यात्री बैठे हैं। तो दोस्तों 4 की कंपेयर हम 20 से करा लेते हैं। तो 4 पंजे 20, अर्थात 1 यूनिट हमें 5 के बराबर प्राप्त हुई। दोस्तों डब्बे में टोटल 7 यात्री बैठ सकते थे, 1 यूनिट 5 के बराबर है। तो दोस्तों 7 यूनिट कितने के बराबर होगी कि 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अर्थात 35 यात्री इस डब्बे में टोटल बैठ सकते हैं। दोस्तों यदि 35 यात्री एक डब्बे में बैठ सकते हैं तो इसमें टोटल डब्बे कितने होंगे, 35 ही इसमें डब्बे होंगे। अब यहाँ से हमें टोटल यात्रियों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन तभी हमारा ध्यान आता है कि 20% हिस्सा ट्रेन का हमेशा ही खाली रहता है। अर्थात यदि 20% हिस्सा खाली रहेगा तो साथियों ट्रेन का 80% हिस्सा ही सदैव भरा हुआ रहेगा। दोस्तों 80% की फ्रैक्शन वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, या फिर आप परसेंट हटाकर 100 से भाग देकर 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4/5 से निकल जाएगी। तो दोस्तों इसकी आप 4/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोस्तों 5 से जब 35 को काटेंगे तो 5 सत्ते 35 होता है। यहाँ में 35 गुणा के 7 चौक 28 मिलेगा, और जब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आपको 980 आंसर के रूप में मिल जाएगा। विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों यदि प्रश्न नहीं आया है समझ में आपकी तो कृपया वीडियो को थोड़ी मतलब कि रिवाइज करके देख लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है किसी वस्तु के भाव में 14.2/7% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की बिक्री 33.1/3% बढ़ गई। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। दोस्तों मान के चलिए कि आपके पास कुछ रुपए हैं। यदि वस्तु का भाव गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसे बच जाते हैं तो हम सामान अधिक खरीदने लगते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न है। दोस्तों कोई वस्तु होगी, वस्तु के भाव में 14.2/7% की कमी हो गई है। 14.2/7% की दोस्तों कमी हो गई है। तो हमने क्या किया दोस्तों, 33.1/3% वस्तु की बिक्री बढ़ गई, मतलब कि अधिक सामान हम खरीदने लगे हैं। दोस्तों प्राइस के ऊपर चलते हैं। पहले 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। मान के चलिए कि वस्तु का प्राइस प्रारंभ में 7 रुपये था और 1 रुपये की हमने कमी कर दी है 7 पे, अर्थात प्राइस इसका 6 रुपये रह गया है। तब दोस्तों क्या हुआ, 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। दोस्तों पहले 3 वस्तुएं बिकती थी, जैसे ही कमी हुई है तो 3 पर 1 ज़्यादा वृद्धि हुई है ना। तीर एरो का निशान देखिए आप ऊपर की साइड में है। पहले 3 वस्तु बिकती थी, जैसे ही कमी हुई भाव में तो वस्तु ज़्यादा बिकने लगी, अर्थात अब 3 और 1 4 वस्तु बिकने लगी हैं। तो दोस्तों अब हम 7 की 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 7 या 21 मिलेगा और 6 चौक 24 मिलेगा। अर्थात यदि पहले हमारी जेब से 21 रुपये खर्च होते थे तो इस बार हमारी जेब से 24 रुपये खर्च होने लगे। मतलब कि जिससे हमने सामान लिया है पहले उसे 21 रुपये मिलते थे और अब उसे 24 रुपये मिलने लगे। प्रश्न हमसे यही कह रहा है कि धनराशि पे कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं, पहले 21 था अब 24 हो गया। कितने का अंतर आ गया, 3 रुपये का अंतर आ गया। कितने के ऊपर, 21 रुपये के ऊपर। दोस्तों इसे काट लेते हैं, 3 सत्ते 21, 1/7 हमें मिल जाएगा। 1/7 की प्रतिशत वैल्यू 14.2/7% होता है। यही हमारा
आंसर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। कुछ दोस्त इस प्रश्न को किस प्रकार करेंगे दोस्तों, यहाँ तक तो सभी आप सेम करोगे। आप आगे इस प्रश्न को किस प्रकार बढ़ा सकते हो, आप हमें दिख रहा है कि 3 की वृद्धि हुई है तो आप 3 ऊपर लिखोगे, और किस पर 21 पर हुई तो 21 नीचे लिख लोगे और 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे। दोस्तों 3 × 3 3 7 21 अर्थात 7 से हमें 100 को भाग देना होगा, फिर भी हमारा 14 सही 2/7% आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार से नहीं करना, क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन और अधिक करनी पड़ी है। 7 से हम 100 को भाग दे रहे हैं जिसमें हमारा समय वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार प्रश्न कर सकते हो। आपको 1/7 प्राप्त हो गया था, तो हमें पता है 1/7 की प्रतिशत वैल्यू 14 सही 2/7% होती है, तो इसे हम डायरेक्ट अपना आंसर कह सकते हैं। साथियों इसी प्रश्न को और थोड़ा सोल्व यदि आसानी के साथ हम करना चाहें तो हम कर सकते थे। दोस्तों यहाँ हम इसे कैंसिल कर सकते थे, 3 7 21 और दोस्तों 3 8 24, तो हमें अनुपात मिला 7:8, अर्थात 7 रुपये पर 1 की वृद्धि हो गई है। तो 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 14 सही 2/7% आप लिख सकते थे। तो आप इस प्रकार भी इस प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। यदि आपको इससे भी पहले करना था तो आप इस प्रकार कर सकते थे, आप 3 से 6 को काट सकते थे, 3 दूनी 6, तो यहाँ हमें 7 मिलेगा, और साथियों यहाँ 4 दूनी 8, तो यहाँ हमें 8 मिल जाएगा। 7 रुपये पर 1 की वृद्धि हुई है, तो 1 की प्रतिशत वैल्यू 14 सही 2/7% होती है। मतलब किसी भी प्रकार से आपको आंसर एक ही मिलने वाला है। ये तो आपकी सोचने के ऊपर है कि आप आंसर तक कितनी शीघ्रता से और कितनी कम कैलकुलेशन करके किस प्रकार पहुंच सकते हो। मैंने कई टाइप से आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है। आप एग्जाम टाइम में दोस्तों इसे कैंसिल करके कैलकुलेशन करोगे तो काफ़ी जल्दी अपने आंसर तक पहुँच सकते हो। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो आइए देखिए वो कॉन्सेप्ट है क्या। दोस्तों यदि कहीं आपको A/B लिखा मिल जाए और B/C लिखा मिल जाए, यदि 4:5 और 5:6 लिखा आपको मिल जाए, और मैं आपसे कहूँ कि A/B/C आप बताइए, तो आप इसे किस किस प्रकार से बता सकते हो। साथियों कुछ हमारे दोस्त कहेंगे कि हम पढ़ तो प्रतिशत रहे थे, यहाँ अनुपात कहाँ से आ गया। दोस्तों नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन हम इसी कॉन्सेप्ट पर सीखने वाले हैं, तो इसे ध्यान से देखिए। दोस्तों A/B/C हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। पहले हमें 4:5 दिया है तो हम 4:5 लिख लेंगे, और B/C दिया है 5:6 तो हम 5:6 लिख लेंगे। दोस्तों हमें दिख रहा है कि B की वैल्यू दोनों टाइम सेम है, मतलब कि 5 है, तो आप डायरेक्ट यहाँ 4:5:6 लिख सकते हो। हमारा A/B/C 4:5:6 आ जाएगा। यदि आप इस प्रकार नहीं कर रहे तो दोस्तों यहाँ जो वैल्यू होती है उसे सेम आगे बढ़ा लेते हैं, तो हमने यहाँ 5 बढ़ा लिया है और इधर भी हमने 5 बढ़ा लिया है। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, आपको 20, 25 और 30 प्राप्त हो चुका है। दोस्तों 5 से इनसे कैंसिल कर लेते हैं, तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, फिर से आपको यही अनुपात प्राप्त हो चुका है। दोस्तों इसी अनुपात को एक और तरीके से हम निकाल सकते थे। वो क्या तरीका है दोस्तों, यही हम इस अनुपात को निकाल सकते थे। आपको जब भी A/B/C निकालना है, A/B/C निकालना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपको 4 पंजे 20 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपको 5 पंजे 25 प्राप्त हो जाएगा, और सबसे बाद में आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपको 6 पंजे 30 प्राप्त हो जाएगा। साथियों आप इन्हें कैंसिल कर लोगे 5 से, तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, आपको फिर से वही अनुपात प्राप्त हो चुका है। दोस्तों इसी में कुछ और आपसे यदि पूछा जाए, मैं आपसे कहूं कि A/C आप डायरेक्ट बताइए, तो आप किस प्रकार बता सकते थे। एक तो आप इस तरह से निकाल के बताओगे, या फिर आप इनमें से 3 तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं, आप किसी एक तरीके से बताओगे। मतलब कि A/C हमें 4:6 मिल जाएगा। दोस्तों इसे कैंसिल कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इस प्रकार हमें अनुपात अपना मिल जाएगा। दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं करना, आप यहीं से डायरेक्ट A/C आसानी के साथ निकाल सकते थे। हमें क्या करना है A/C के लिए, दोस्तों सबसे पहले इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेनी है, तो 4 पंजे 20 हमें मिलेगा,
और अंत में आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 छंग 30 हमें मिल जाएगा। हमें 20:30 मिल चुका है दोस्तों। शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2:3 हमें फिर भी मिल ही जाएगा। यही दोस्तों, इस प्रकार भी यदि आप नहीं करना चाहते तो आप दोस्तों 5 से 5 कैंसिल कर सकते थे और ज़्यादा शीघ्रता से के साथ हम यहाँ 4 है और यहाँ 6 है तो हमें 4:6 मिल जाएगा दोस्तों। 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो आपको फिर से यही अनुपात मिल चुका है। तो दोस्तों कई तरीके मैंने बताए हैं, आप किसी भी तरीके से डायरेक्ट अनुपात निकाल सकते हो। दोस्तों मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखता हूँ, उसका आंसर आपको मुझे बताना है। दोस्तों यदि मैं A अनुपात B बराबर 5:2 लिखता हूँ, B अनुपात C बराबर 6:7 लिखता हूँ और C अनुपात D बराबर 2:3 लिखता हूँ, तो आपको A अनुपात D बराबर मुझे बताना है क्या आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने आपको इसके कई तरीके बताए हुए हैं, लेकिन आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका ढूंढना है। या तो आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो। दोस्तों जब हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छंग 30 दूनी 60 मिल जाएगा, 7 दूनी 14 तिया 42 मिल जाएगा। दोस्तों दोनों वैल्यू 6 से डिवाइड हो रही हैं, तो 6 ढाई 60 होगा और 6 सत्ते 42 होगा। हमें 10:7 मिल चुका है। A अनुपात D बराबर 10:7 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी आंसर को हम और किस तरह से कम कैलकुलेशन करके कर सकते थे। दोस्तों आप 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए। हम यह 6 दोस्तों इस बार हम 3 से 6 को कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 होगा दोस्तों, 5 दूनी 10 होगा और यहाँ 7 बचा हुआ है, तो 7 हमारा ये रहा। हमने ऊपर ही कैंसिल करके डायरेक्ट अपने आंसर को प्राप्त कर लिया है। तो आप इस तरीके से भी इस आंसर को प्राप्त कर सकते थे। तो आइए दोस्तों अब हम अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अब आपको इस प्रकार से कितना भी बड़ा प्रश्न मिल जाए और आपसे A अनुपात लास्ट का पूछा जाए, तो आप डायरेक्ट काट के जो भी इनकी मल्टीप्लाई बनती है उसे कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आइए अब अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले 12.5% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। गांव की वर्तमान जनसंख्या हमें बतानी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमें 2% वैल्यू दी गई है, एक तो 12.1/2%। इस साल भी ये पहले साल की जनसंख्या में वृद्धि है, वृद्धि के लिए ऊपर को हम चिन्ह लगा लेते हैं। दोस्तों दूसरे साल के अंत में 33.1/3% की वृद्धि हुई है। दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन इसकी 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है और 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। दोस्तों मान के चलिए कि प्रारंभ में जनसंख्या 8 थी और बाद में 12.5% की वृद्धि, मतलब कि 8 पर 1 की वृद्धि जनसंख्या 9 हो गई है। मान के चलिए कि जनसंख्या A थी और A में B की वृद्धि हो गई है, तो A अनुपात B हमें 8:9 मिल चुका है। दोस्तों इसी प्रकार दूसरे वर्ष में क्या हुआ कि जनसंख्या B थी और B से C अनुपात होने में 1 की वृद्धि हो गई, मतलब कि 3 पर 1 की वृद्धि। यदि जनसंख्या 3 थी तो दोस्तों अब हमें जनसंख्या 4 मिल चुकी है। तो दोस्तों फिर से हमें A अनुपात B और B अनुपात C यहाँ मिल चुका है। हमें दोस्तों A अनुपात C निकालना है, तभी तो हम पहले और आखिरी वर्ष के अंत की कंपेयर कर सकेंगे। अब मैंने आपको A अनुपात C निकालना बताया हुआ है। दोस्तों आप यहाँ ना लिख के डायरेक्ट यहाँ B अनुपात C लिख लीजिए, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। दोस्तों जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, तो हमें अनुपात मिलेगा 2:3। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि प्रारंभ में जनसंख्या 2 है और बाद में 3 हो चुकी है, लेकिन हमें दिया गया है कि गांव की यहाँ दिया गया है दोस्तों 2 साल बाद जनसंख्या 2700 है, और यहाँ दिया गया है कि 3 है, तो अर्थात हम 3 की कंपेयर 2700 से करा लेंगे। दोस्तों 1 यूनिट 3 × 27 900 के बराबर होगी, तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगी, 2 की हम 900 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें 1800 आंसर के रूप में मिल जाएगा। विकल्प नंबर A हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों इस बार जो मैं प्रश्न आपको कराने जा रहा हूँ उसे कृपया ध्यान से देखिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आप यूपी पुलिस ही नहीं, अगर कोई और भी एग्ज़ाम देने वाले छात्र हो तब भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी सिखाया है उसी पर आधारित ये प्रश्न मैंने लिया है। तो आइए इसे देखते हैं प्रश्न हमें क्या दिया गया है। दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, यदि एक गाँव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो गाँव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। गाँव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लीजिए कोई भी एक गाँव है, गाँव की जनसंख्या की कंपेयर हमसे बताई गई है कि पहले साल इतनी वृद्धि हुई है और दूसरे साल में कुछ परसेंट दी गई है कि इतनी वृद्धि हुई है, और अंत में हमें बता दिया गया है कि 2700 जनसंख्या हो गई है। तो हमें बताना है कि प्रारंभ में कितनी जनसंख्या थी। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। साथियों हमें पहले साल के अंत में वृद्धि 12.5% हुई है, 12 सही 1/2%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। आशा करता हूँ आपकी अब तक ये वैल्यू याद हो चुकी होंगी। दोस्तों दूसरे साल के अंत में 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। दोस्तों मान के चलिए कि पहले साल जनसंख्या ए थी और वृद्धि होकर बी हो गई है। यहाँ हम देखते हैं कि मान के चलिए कि जनसंख्या 8 थी और 8 में 12.5%, मतलब कि 8 का 12.5% 1 होता है। तो 8 में 1 की वृद्धि अर्थात जनसंख्या हमारी 9 हो चुकी होगी। तो हमें 8:9 मिल गया है। यह पहले वर्ष का अनुपात है। दोस्तों दूसरे वर्ष में 33.5% की वृद्धि हुई है, तो हम जनसंख्या बी से सी कर लेंगे। दोस्तों बी से सी होने में यदि मान के चलिए कि दूसरे वर्ष के प्रारंभ में 3 जनसंख्या थी तो 33.5% की वृद्धि हुई, अर्थात 3 का 33% 1 होता है। तो 3 पर 1 की वृद्धि अर्थात जनसंख्या दूसरे साल के अंत में 4 हो गई होगी। दोस्तों हमें ए अनुपात सी निकाल लेना है, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है, क्योंकि हमें कंपेयर पहले साल के प्रारंभ से दूसरे साल के अंत की करनी होती है। इसीलिए हम ए अनुपात सी ऐसे प्रश्नों में निकाल लेते हैं, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है। साथियों या तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, लेकिन उससे अच्छा होगा कि आप इन्हें यहीं काट लीजिए। तो 3 तिया 9 होता है और 4 दूनी 8 होता है। दोस्तों अनुपात हमें 2:3 मिला, मतलब कि पहले साल के प्रारंभ में 2 अनुपात था और दूसरे साल के अंत में 3 अनुपात होगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों दूसरे साल के अंत में 2700 जनसंख्या हो जाएगी, अर्थात हमें 3 की कंपेयर 2700 से करानी होगी। दोस्तों हम देखते हैं तो 1 यूनिट 3 9 27 900 के बराबर है। तो पहले साल के प्रारंभ में हमें बतानी है कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों 1 यूनिट हमारी कितनी है, 2 है। तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगी, 900 से इसकी कंपेयर करा लेंगे। 9 दूनी 18 हमें आंसर के रूप में मिल जाएगा। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपके प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों एक और प्रश्न पिछले टाइप से ही लेते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। हम नहीं चाहते कि आप एक भी नंबर अपना मिस कर दो। तो आइए देखते हैं प्रश्न हमें क्या दिया गया है। साथियों प्रश्न दिया गया है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो जाए तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों हमें प्रथम वर्ष में बताया गया है कि 20% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि के लिए एरो हम ऊपर लगा लेते हैं। दोस्तों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। और प्रश्न में आगे दिया गया है कि द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो जाए और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। दोस्तों बार बार आप ए और बी के चक्कर में ना पड़े, आप डायरेक्ट अनुपात लिख लीजिए। दोस्तों हमें 5 पहले आप मान के चलिए कि वर्ष के पहले में जनसंख्या 5 थी और 20% की वृद्धि हो गई, अर्थात जनसंख्या 6 हो गई है। आप ए बी के चक्कर में अब ना पड़ें, अपना समय जितना भी हो सकता है आप बचाने की एग्जाम में कोशिश करें। दोस्तों अगले वर्ष हमें दिया गया है जनसंख्या 4 थी और 1 की वृद्धि होकर अर्थात जनसंख्या 5 हो गई है। यहाँ से आप डायरेक्ट अनुपात निकाल लीजिए। दोस्तों 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 आता। दोस्तों यहाँ हमें 2 प्राप्त हुआ और यहाँ 3 बचा हुआ है, हमें 3 प्राप्त हो गया है। अब हमारे प्रश्न में दिया गया है कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, अर्थात पहले की जनसंख्या 8500 है।
साथियों यदि हम इसे काट लेते हैं 2 से, हम देखते हैं कि 1 यूनिट कितने के बराबर होगी। तो 2 चौक 8 होता है और यहाँ साथियों 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 अर्थात 4250 के बराबर है। 1 यूनिट 4250 के बराबर हुई। तो दोस्तों 3 यूनिट कितने के बराबर होगी, इसकी 4250 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो शून्य लग जाएगा और 5 तिया 15 का 5 आ जाएगा, हासिल लगा हुआ 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 तिया 12 अर्थात 12750 हमें आंसर के रूप में मिल जाएगा। ऐसा कौन सा विकल्प है 12750, तो बी विकल्प हमारा सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर एक और प्रश्न लेते हैं, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% बढ़ गई तथा दूसरे वर्ष में महामारी के कारण 5% घट गई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों आप प्रश्न की लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए। सदैव ही आपको जनसंख्या बढ़ने वाला प्रश्न एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी पीछे कोरोना महामारी आई थी तो उसने काफ़ी जनसंख्या पर इफेक्ट हमारी डाला हुआ था, कई जगह जनसंख्या डाउन शो होने लगी थी। साथियों इसी प्रकार का ये प्रश्न है कि इसमें भी जनसंख्या घट गई है, तो आप ध्यान से पढ़िए और अपना 1 नंबर मिस करने से बच जाइए। आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। साथियों हमें दिया गया है किसी किस्म की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% बढ़ गई, तो 5% बढ़ी है पहले वर्ष में, तो एरो हम ऊपर की ओर लगा लेंगे। साथियों आगे कहा गया है कि दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 5% घट गई, तो दोस्तों 5% घटी है तो रिवर्स चिन्ह हम लगा लेंगे, जिससे कि अपना एग्जाम में मतलब हम क्वेश्चन सही कर सके। एरो से हमें त्रुटि बच जाएगी। दोस्तों 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यहाँ भी 1/20 हमें मिल जाएगा। अपना अनुपात निकाल लेते हैं और कंपेयर फिर हम कर लेंगे। साथियों मान के चलिए प्रारंभ में जनसंख्या 20 थी तो 5% बढ़ी है, अर्थात 20 का 5% 1 होता है, तो 20 पे 1 की वृद्धि, तो साथियों जनसंख्या हमारी 21 हो गई होगी। अगले वर्ष क्या हुआ कि जनसंख्या प्रारंभ में तो 20 थी, लेकिन जैसे ही महामारी हुई, व्यक्ति बीमार हुए तो मृत्यु भी हुई होगी, तो जनसंख्या उसके कारण घट गई साथियों। तो 20 से जनसंख्या 1 घटकर 19 रह गई है। अब दोस्तों आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ हमें 400 मिल जाएगा। दोस्तों जब 21 और 19 की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें 399 मिल जाएगा। दोस्तों हमारे प्रश्न में हमें बताया है कि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 है, और हम देख रहे हैं कि दूसरे वर्ष के अंत में हमारे पास जनसंख्या 399 प्राप्त हुई है। तो दोस्तों 399 की हम कंपेयर 7980 से करा लेते हैं। दोस्तों जब आप इसे कंपेयर करोगे कितने टाइम ज़्यादा है, तो इससे ये 2 गुना लिखा हुआ है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7। दोस्तों इससे 2 गुना ज़्यादा है और 1 शून्य लग जाएगा, अर्थात 20 टाइम ये ज़्यादा है। 1 यूनिट 20 के बराबर है। तो दोस्तों इधर जनसंख्या हमारी 400 थी, तो 400 ना होकर जनसंख्या 20 टाइम ज़्यादा होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 20 से कर लेंगे, तो जनसंख्या दोस्तों हमें 8000 मिल जाएगी। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं हर बार आपको जनसंख्या पर ही प्रश्न मिले, इसी कॉन्सेप्ट पर दोस्तों कुछ और लैंग्वेज बनाकर आपको प्रश्न दिया जा सकता है। तो आइए देखते हैं अपने प्रश्न को। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये हो तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमें दिया गया है संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष मतलब कि पहले वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। तो दोस्तों 10% हमने रिवर्स का चिन्ह लगा लिया है। प्रत्येक वर्ष और 2 वर्ष की कंपेयर 10% लिख लिया है और रिवर्स का चिन्ह अपना लगा लिया है। साथियों 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। मान के चलिए कि प्रारंभ में 10 रुपये इस संपत्ति का मूल्य था, तो 1 रुपये घटकर 10 से इसका मूल्य 9 हो जाएगा। दोस्तों दूसरे वर्ष के प्रारंभ में भी इसका मूल्य 10 था, लेकिन 1 रुपये घटकर 9 रुपये हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ देखते हैं कि प्रारंभ में 100 रुपये का मूल्य था और न्यूनतम 81, अर्थात अब 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य 81 रुपये रह गया है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि इसका मूल्य 81 रुपये नहीं रहा, इसका मूल्य 81,000 रुपये है। तो इसकी हम कंपेयर 81,000 से करा लेते हैं। साथियों यदि हम 81,000 को काटते हैं तो 1000 टाइम कट जाएगा, अर्थात 1 यूनिट 1000 के बराबर हुई। तो साथियों यहाँ हम 1000 से 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी 100 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो दोस्तों हमें 1 लाख मिल जाएगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपकी कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों 1-2 प्रश्न और इसी कॉन्सेप्ट पर लेते हैं कि किस किस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न हमें घुमा सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में इस राज्य की जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों आपको वर्ष न देकर इस तरह से भी एग्जामिनर घुमा सकता है कि 2005 और 2003, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और अपना आंसर उसी प्रकार देंगे जैसे कि अब तक आपको सिखाया गया है। दोस्तों हमें पता है कि राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। साथियों 2003 में पहले कहा गया है, अर्थात 10% की वृद्धि हुई है। 10 पर 1 की वृद्धि, यदि मान लीजिए जनसंख्या 10 थी तो दोस्तों 1 की वृद्धि होकर जनसंख्या 11 हो गई है। दोस्तों अगले वर्ष फिर से जनसंख्या 10 थी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 10% की ही वृद्धि हो रही है। दोस्तों 10 से फिर जनसंख्या हमारे पास 11 प्राप्त हुई। तो दोस्तों हमें केवल 2 साल का ही यहाँ अनुपात निकालना था, क्योंकि दोस्तों हमें जनसंख्या जो बतानी है 2005 की बतानी है। हमारे पास 2023 से हमने गणना, सॉरी साथियों, आपको 2003 से गणना प्रारंभ करनी है। तो 2003 पूरा रहेगा और 2004 आपके पास होगा। और दोस्तों जैसे ही 2005 लगेगा तो उसी समय हमें अपनी जनसंख्या बतानी है, इसमें हमें वृद्धि नहीं करनी, अर्थात हमें 2 साल का ही अनुपात निकालना था। दोस्तों अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 10 100 हमें प्राप्त होगा और 11 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 हमें प्राप्त हो जाएगा। साथियों हमें प्रश्न में दिया गया है कि इसकी जनसंख्या 15 लाख हो जाएगी 2003 में, अर्थात प्रारंभ में जनसंख्या 15 लाख थी। तो दोस्तों 15 लाख से इसकी कंपेयर करा लेते हैं। जब 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे तो 15,000 हमें मिल जाएगा, अर्थात 1 यूनिट 15,000 के बराबर है। साथियों 121 से हम 15,000 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आंसर के रूप में 18.25 लाख हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा विकल्प है विकल्प नंबर डी। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आपको प्रत्येक 2 साल वाला ही प्रश्न मिल जाए। दोस्तों आपको 3 साल या इससे अधिक का प्रश्न भी मिल सकता है, लेकिन यदि आप पे प्रश्न करना आता है तो आप एग्जाम में फंसेंगे नहीं और अपना क्वेश्चन निकाल कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमें क्या प्रश्न दिया गया है। साथियों प्रश्न में हमें दिया है, 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यह प्रतिवर्ष क्रम से 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। साथियों अलग अलग वर्ष में अलग अलग हमें दर दी गई है किस रेट से जनसंख्या बढ़ी है। तो दोस्तों पहले परसेंट दी है हमें 3%। 3% को हम फ्रैक्शन में बना लेंगे। दोस्तों 3/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट हटकर 100 लग जाता है। अर्थात यदि जनसंख्या 100 है तो बढ़कर 103 हो गई। दोस्तों अगले साल 2.5% की वृद्धि हो गई है, तो इसे भी हम फ्रैक्शन में बना लेंगे। 2.5/100 कर लेंगे। दोस्तों पॉइंट हटेगा तो नीचे शून्य लग जाएगा। 25 चौका 100 होता है, अर्थात 40 मिल जाएगा। 1/40 हमें मिल जाएगा। दोस्तों इसका भी अनुपात बना लेते हैं तो 40 से जनसंख्या 41 हो गई। आगे हमें दिया गया है कि 5% की दर से बढ़ी है, अर्थात 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें डायरेक्ट पता होती है 1/20।
तो दोस्तों यदि जनसंख्या 20 है तो 20 से 1 बढ़कर जनसंख्या 21 हो गई होगी। तो हमें पहले इन सब का मल्टीप्लाई कर लेनी है और इधर भी मल्टीप्लाई कर लेनी है। यदि कुछ कटता है तो उसे काट लेते हैं, लेकिन इस प्रश्न में नहीं कट रहा तो दोस्तों डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। दोस्तों 4 दूनी 8 अर्थात यहाँ 8 आएगा और 4 शून्य लग जाएंगे, अर्थात हमें 80,000 यहाँ प्राप्त हो जाए। यदि हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 88,683 मिल जाएगा। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है कि कस्बे 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। 3 वर्ष पूर्व, वर्तमान में जनसंख्या इतनी है और 3 वर्ष पूर्व थी 80,000 रुपये हमारे अनुपात के अनुसार। लेकिन प्रश्न कह रहा है 80,000 न होकर जनसंख्या 1,60,000 थी। तो दोस्तों 80,000 की 1,60,000 से कंपेयर करा लेते हैं। दोस्तों 4 शून्य से 4 शून्य कट जाएंगे और 8 दूनी 16 अर्थात 2 टाइम होगा। 1 यूनिट 2 टाइम के बराबर हुई। तो दोस्तों इसका भी हमें दुगना करना होगा, तभी हमें अपनी जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूनी 6 प्राप्त होगा, 8 दूनी 16 का 6 प्राप्त होगा और 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 प्राप्त होगा। 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 होगा। 8 दूनी 16 और 1 17 अर्थात 1,77,366 हमारी जनसंख्या हमें मिलने वाली है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है? 1,77,366 विकल्प नंबर सी में हमें दिया गया है, अर्थात यही विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। साथियों यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।